नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कल अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने राज्यसभा के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया है। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक जानकारी से। जानकारी ये है कि राज्यसभा मीटिंग के लिए क्वोरम क्या होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्वोरम का क्या मतलब होता है। क्वोरम का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करने से पहले उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो वही होता है क्वोरम। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की मीटिंग की। तो राज्यसभा की मीटिंग कब शुरू होगी? ये तभी शुरू होगी जब इसके टोटल मेंबर में से 1/10 ऑफ इट्स स्ट्रेंथ जो है यदि सदन में मौजूद होगी, तभी राज्यसभा की मीटिंग शुरू हो सकती है, अदरवाइज मीटिंग शुरू नहीं होगी। और यही है दोस्तों राज्यसभा के लिए क्वोरम। अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक की, और ये टॉपिक है राज्यसभा की शक्तियों से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि पावर्स के मामले में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है, और राज्यसभा के पास कई चीज़ों में तो ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन कई चीज़ों में बहुत कम शक्तियाँ हैं। आज हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो सबसे पहली पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने की शक्ति। अगर हम ऑर्डिनरी लॉ की बात करें तो इस केस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास बराबर पावर्स हैं, यानी कि ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। राज्यसभा चाहे तो इसको पास कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है या फिर अमेंड कर सकती है। इसी तरीके से लोकसभा भी चाहे तो इस बिल को पास कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है या फिर अमेंड कर सकती है। यह है दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। अब मान लीजिए एक सिचुएशन आ जाती है डेडलॉक की। लोकसभा चाहती है कि बिल पास होना चाहिए, जबकि राज्यसभा चाहती है कि बिल पास नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब दोनों ही एक दूसरे से सहमत नहीं है। मान लीजिए कि 6 महीने तक लगातार यही सिचुएशन बनी रहती है और इस बिल पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। अब क्या होगा? अब पिक्चर में आएंगे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे दोनों ही हाउसेस की, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी और इसकी अध्यक्षता की जाएगी स्पीकर के द्वारा। लोकसभा का जो स्पीकर होगा वही इस ज्वाइंट सिटिंग का भी अध्यक्ष बनेगा। ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग के रिजल्ट के रूप में 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो कि ये बिल पास हो सकता है। यदि ये बिल पास हो गया ज्वाइंट सिटिंग के बाद, तो क्या किया जाएगा? इसको फाइनली फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा ताकि प्रेसिडेंट इसको अपना कंसेंट यानी अपनी सहमति दे सके, और ये बिल फिर पूरे इंडिया में कानून के रूप में सामने आएगा। पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है, मान लीजिए कि बिल पास नहीं होता है, ये फेल हो जाता है। यदि ये बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर इस बिल पे आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और इस टॉपिक को वही ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरी सिचुएशन आती है डेडलॉक की। मान लीजिए कि ज्वाइंट सिटिंग के बाद भी डेडलॉक एज इट इज़ बना रहता है, कोई फैसला नहीं आ पाता है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में होगा ये दोस्तों कि इस बिल को फिर ख़त्म मान लिया जाएगा, यानी कि इस बिल को पास नहीं माना जाएगा और फर्दर इस पर कोई डिस्कशन किसी भी हाउस में नहीं की जाएगी। ये था दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर्स की बात। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की। फाइनेंशियल पावर्स के मामले में यदि स्पेसिफिकली मैं बात करूं मनी बिल की, तो लोकसभा जो है ऑलमाइटी कह सकते हैं आप इसको, जबकि राज्यसभा के पास ना के बराबर शक्ति होती है। मनी बिल जो है इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। मनी बिल को जब लोकसभा में पेश कर दिया गया तो लोकसभा ने मान लीजिए यदि इस बिल को पास कर दिया है, बिल को पास करने के बाद फिर राज्यसभा के पास इस बिल को भेजा जाएगा। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होगा इस बिल पे डिसीजन लेने के लिए। राज्यसभा इस बिल पे 3 डिसीजन ले सकती है। या तो वो इस बिल को पारित कर सकती है, यदि राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, लोकसभा ने भी इसको पास कर दिया, तो फाइनली इस बिल को पास माना जाएगा। राज्यसभा दूसरा क्या कर सकती है? इस बिल को रिजेक्ट कर सकती है। यदि राज्यसभा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं है, ये बिल वापस से लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा में वापस से इसको पारित किया जाएगा, पास किया जाएगा। मान लीजिए कोई चेंज नहीं होता है इस बिल में, एज इट इज़ ये बिल वापस से राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। तो अब यदि राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट भी करती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल अगर लोकसभा ने पास कर दिया है तो ये बिल पास माना ही जाएगा। 2 सिचुएशन हमने डिस्कस की।
तीसरी सिचुएशन आती है अमेंडमेंट की। मान लीजिए कि राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर इस बिल में अमेंडमेंट किए और ये अमेंडमेंट करके वापस से ये बिल जो है लोकसभा के पास भेज दिया। अब क्या होता है, लोकसभा के पास शक्ति है कि वो इन अमेंडमेंट्स को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। मान लीजिए लोकसभा ने इन अमेंडमेंट्स को अपने बिल में शामिल नहीं किया, जो पहले बिल भेजा था एज इट इज़ बिल वापस से राज्यसभा के पास भेज दिया, तो अब राज्यसभा चाहे तो इसमें अमेंडमेंट करे चाहे ना करे, पास करे चाहे रिजेक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा ने यदि इसको पास कर दिया है तो ये बिल पास माना जाएगा। लास्ट क्या सिचुएशन होकर होती है, लास्ट ये सिचुएशन होकर होती है दोस्तों कि 14 दिन की समय सीमा है राज्यसभा के पास कोई भी फैसला लेने की मनी बिल के ऊपर। मान लीजिए समय सीमा खत्म हो जाती है, राज्यसभा इस बिल पे कोई फैसला नहीं लेती है। अब क्या होगा, अब माना ये जाएगा कि राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया है, 14 दिन की समय सीमा खत्म हो गई है। समय सीमा खत्म हो गई यानी राज्यसभा ने कोई डिसीजन नहीं लिया, यानी ये बिल पास माना जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मनी बिल के मामले में राज्यसभा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जबकि लोकसभा जो है ऑलमाइटी है और मनी बिल के मामले में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स की। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या होता है दोस्तों कि मंत्री परिषद जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के प्रति मंत्री परिषद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, यदि कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, विश्वास या अविश्वास का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं है। सरकार के ऊपर सवाल उठाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं है। इस अधिकार के तहत लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। यदि ये मोशन पास हो जाता है तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि ये मोशन पास नहीं होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एज इट इज़ बनी रहती है। इससे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा कि लोकसभा में ही सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ पारित किया जा सकता है, और सरकार क्योंकि लोकसभा में बनाई जाती है और राज्यसभा में नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेकर क्या शक्तियां हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं पॉलिसीज़ को, सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, यानी सरकार को प्रेशराइज कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेके फैसले बदलने के लिए। इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कर सकते, और इस बारे में वो सिर्फ और सिर्फ एक एडजॉर्नमेंट मोशन पारित कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा में वो सांसद होता है, वो व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल HD देवगौड़ा, ये जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये राज्यसभा के सांसद थे। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी, ये दोनों भी राज्यसभा के सांसद थे जब ये प्रधानमंत्री बने थे। अब बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड जब पावर्स की बात आती है तो दोनों ही सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इक्वली पावरफुल होते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए दोनों की ही सहमति लेना ज़रूरी है। बिना इन दोनों की सहमति के ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये नहीं हो सकता। दोनों ही सदनों में, मान लीजिए लोकसभा में भी टोटल सदन का 2/3 मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए, जबकि राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा, तभी जाके संविधान में चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर दोनों की ही यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल पावर्स की। तो जब इलेक्ट करने की बात आती है तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन की, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुना जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, कैसे मेंबर्स, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है।
इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज सब के सब एक साथ आएंगे और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स, इसी तरीके से सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ही आएंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने के लिए। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है दोस्तों, इस इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये कोई भी हो सकता है, यानी इलेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बारी आती है तो ना सिर्फ इलेक्टेड बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। मान लीजिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का सवाल है, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जब सवाल आता है तो किस चार्जेस के तहत प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के तहत ही प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है और इम्पीचमेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की ही बराबर शक्ति है। दोनों के द्वारा ही यदि इम्पीचमेंट पास कर दिया जाता है तो ही प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के अगर रिमूवल की बात आती है तो ये प्रस्ताव जो है राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं कैग की या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की या अटॉर्नी जनरल की, तो इनके खिलाफ भी कोई रिजोल्यूशन है तो वो भी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो यानी कि हम ये देखते हैं कि बराबर की शक्तियां हैं। राज्यसभा के पास वाइस प्रेसिडेंट को लेकर ज़्यादा शक्तियां हैं। यदि वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्जेस लगाए जा रहे हैं तो ये चार्जेस कौन से सदन में पेश किए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पेश किए जाएंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का ही चेयरमैन होता है, उनका सिर्फ राज्यसभा से ही लेना देना होता है। तो ये थे दोस्तों जुडिशियल पावर्स। अब बात करते हैं मिसलेनियस पावर्स की। ऐसी पावर्स जो दोनों सदनों के द्वारा एंजॉय की जाती हैं, जैसे कि यदि प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पारित किया है तो इस ऑर्डिनेंस को दोनों ही सदन मिलके अप्रूवल देंगे। दूसरा है, यदि प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई है तो इसको रेटिफाई करने का काम भी दोनों सदन करते हैं। तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में यदि कोई चेंज करना है तो अगेन दोनों सदन मिलके करेंगे। इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की यदि क्वालिफिकेशंस को लेके कोई चेंजेस करना है तो इसका फैसला भी दोनों ही सदन लेते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की स्पेशल पावर्स की, यानी ऐसी पावर्स जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। मान लीजिए कोई भी स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, राज्यसभा किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को उठा के नेशनल इंपॉर्टेंस का बता सकती है। यदि राज्यसभा ने स्टेट के सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का बता दिया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार जो है इस टॉपिक पे कानून बना सकती है और ये कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास सिर्फ 1 साल के लिए आएगी, इसके बाद नहीं आएगी। इस 1 साल की अवधि को अगर बढ़ाना है तो वापस से प्रोसीजर फॉलो करना होगा, रेजोल्यूशन वापस से पास करना होगा। अब बात आती है स्टेट लिस्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का बताने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है दोस्तों कि राज्यसभा में रेजोल्यूशन पारित किया जाता है और 2/3 ऑफ इट्स मेजोरिटी से जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो ही स्टेट का कोई भी सब्जेक्ट जो है नेशनल इंपॉर्टेंस का बता दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी और फाइनली यूनियन गवर्नमेंट को शक्ति मिल जाएगी कि वो अब स्टेट के इस सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। याद रखिएगा, ये समय सीमा सिर्फ 1 साल की है और वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो करके इस समय सीमा को अनिश्चितकालीन के लिए बार बार बढ़ाया जा सकता है, यानी हर साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की दूसरी स्पेशल पावर की, तो वो है ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट या ख़त्म करने की पावर।
राज्यसभा चाहे तो ऑल इंडिया सर्विस, नई तरीके की ऑल इंडिया सर्विसेज को भी क्रिएट कर सकती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उन सबको ये ख़त्म भी कर सकती है, एबोलिश भी कर सकती है। इसके लिए राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट का आधार बना के राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसको 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज में चेंजेस आ गया है, नई सर्विसेज भी ऐड हो सकती हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है वो ख़त्म हो सकती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं दोस्तों कि स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को यदि नेशनल इंपॉर्टेंस का बताना है तो उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है। इसी तरीके से यदि ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर कोई फैसला लेना है तो उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप आपको आज से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।